सभी प्यारे अधिवक्ता साथियों को हमारा जय सिया राम। आप लोग जानते हैं अ, आज का दिन सोमवार बहुत खास रहा। कल के वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि यूपी पीसीएस के रिजल्ट यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की संबंधित नोटिस आ सकती है, या कम से कम लोक सेवा आयोग इस बात की पुष्टि कर सकता है कि एग्ज़ाम कंटिन्यू करने के लिए हम प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की लिंक उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि सुबह के पेपर्स में उनको क्या टेक्निकल जानकारी है, पत्रकार कुछ नहीं जानता। पत्रकार केवल हेरसे एविडेंस है, इसलिए पत्रकार की लिखी गई बातें पेपर्स में एज एडमिशन एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती। जितनी बातें पेपर में लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, उसका कोई प्रामाणिकता नहीं होती। ये भी आप लोग जानें, उसका कोई खास वजूद नहीं होता। हाँ, उसकी वैधानिकता अन्य तथ्यों से अलग अलग बिंदुओं पर वो और अवलोकित की जाती है। तो पहली बात तो ये कि जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की बात कल की वीडियो में हमने करी थी, यानी संडे वाले में, कि आपको ट्यूसडे तक वेट करना चाहिए। तो अभी भी वो आपकी इंतजारी बनी हुई है। हालांकि आज की डेट में सोमवार को दो चीज़ें घटित हुई। एक तो एपीएस का रिजल्ट आया, और दूसरे एक एक सिंगल रिजल्ट वो भी आया। वो 302 लड़कों का ही चयन हुआ था। एक किसी ओबीसी कैटेगरी में मोहम्मदन नाम में नहीं आ रहा, वो भी रिजल्ट आउट हुआ, सिंगल एक बच्चे का, यानी 303 की 303 सीट भरी गई। समझ रहे हैं? इसमें भी कुछ अंश हैं। इन दोनों मुद्दों पे हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो कि हम लोगों से व्यक्तिगत तौर पे वो जुड़ा हुआ है, संबद्ध है। उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत आज की एक फिर संक्षिप्त नोटिस, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हम सबको अवगत कराया है कि जो वकालतनामे के संदर्भ में इंडिविजुअल शब्द एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पर माना जा रहा है, और इंडिविजुअल वकालतनामा देना लगभग इम्पॉसिबल सा है। हाई कोर्ट लेवल पे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। उसके लिए एक स्पष्टीकरण आया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू जहां हम आपका दिमाग घुमाना चाहेंगे उस पर भी चलना है, और हमारी बातों में थोड़ा सा हम गति में बोलेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम आपको देना चाहेंगे। आप लोग भी पूरा चौकन्ने दिमाग से सुनना, और इसके अर्थ को समझते हुए आगे के कदम के बारे में सोचना, विचारना और तय करना। क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? अगर नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तो जनरली ये महसूस होना चाहिए कि जो संक्षिप्त पीछे की दोनों नोटिस आई हैं, दिसंबर को जोड़ के बोल रहा हूं, जो पहली संक्षिप्त नोटिस आई थी जिसमें विज्ञापन का पता चला था कि 83 सीटें हैं उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 को लेकर, जो कि 22 करके आनी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने 23 तक का जो एक्सट्रीमली टाइम है, यानी 3 साल का गैप दे सकते हैं, वो दिया, वो आया, उसकी बात नहीं जाते। मेन पॉइंट आते हैं हमारे उन अधिवक्ता साथियों का जो प्रज्ञाशील हैं, जो कानून की सूक्ष्मताओं को समझते हैं, रेजर बारीक चीज़ों को भी वो पकड़ रखते हैं, और किसी पॉइंट पर उनकी जो निगाह है अति सूक्ष्म है, उथले नहीं है, अध्ययन का स्तर घटिया नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं अभी एक्सपर्ट नहीं है। घटिया शब्द कहना उचित नहीं है। हमारे सभी अधिवक्ता भाई हैं जो भी कम नॉलेज में हैं, वो भी इसी श्रेणी में आने वाले हैं। जूनियर सीनियर की बात होती है, लेकिन मैं यहाँ इस बात के लिए बारीकियां पकड़ने की कह रहा हूं कि आप देखें, आपके सामने ये लाइव चल रहा है और आपको पता नहीं चलता क्या? आप नोटिस पढ़ें तो उसमें क्या जरूरत है एपीओ पीओ स्पष्ट करने की? अगर एपीओ पीओ ऑलरेडी फॉर्म भरने के लिए, और मुझे याद है जो बहुत पहले वीडियो, जो लगभग हमें लगता है 12 या 1400 लड़कों ने देखा, 1500 भी क्रॉस कर गया हो ताजुब नहीं, जिसमें मैंने लगभग माननीय उच्च न्यायालय से धृष्टता पूर्वक, मैं ऐसे कह रहा हूं, क्षमा भी प्रार्थी हूं, कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को,
मुझे लगी थी गुस्सा। अपने ढंग से मैं अपनी बात कहा। उसमें जब मैंने कहा कि ये सब मतलब आप अपनी तो लायबिलिटी तय करते जाते हैं, हम लोगों की करते जाते, अपनी नहीं आप तय करते। तो ऐसा लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी भी लायबिलिटी अब तय करनी शुरू कर दी है। जैसे यह बात उस समय जब वो नोटिस आई और घमासान मचा कि अरे 30 वकालतनामा लगेगा, 30 वकालतनामा लगेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा जिस पर मुझे वो गुस्सा आ गई थी उसका मूल वजह बता रहा हूं फिर एक बार दोबारा। कोर्ट साहब हैं, नाम नहीं लूंगा, फिर आज एक संजोग है कि मुझे कहना पड़ रहा है, और मैंने व्यक्तिगत राय ली कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है इंडिविजुअल के लिए। तो उनका उथला नॉलेज कहें, उनकी समझ कहें, उनकी मैच्योरिटी कहें, बहुत सम्मान करता हूं, फिर भी उनकी राय का सड़क छाप निष्कर्ष था कि अब आप लोग एपीओ की तैयारी करें, पहले एपीओ बने तब एचजीएस बनने की सोचें। अगर किसी कोर्ट साहब के द्वारा अगर मैं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के हैसियत से पूछने के उपरांत उसके द्वारा यह स्पष्टीकृत सुझाव सुन पाता हूं, तो आप इमेजिन करें हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरी जो प्रतिक्रिया थी वो प्रकट हुई और सब लोगों ने सुनी, आस्वादन के साथ सुनी, क्योंकि उस समय खलबलाहट मची हुई थी और एकदम तय था कि मुश्किल से मतलब वो बात सत्य हो जाती जो हाईकोर्ट लिखा हुआ है कि अगर 1000 सीट से भी कम लोगों ने अप्लाई किया तो हम प्री करवाएंगे ही नहीं, ये सत्य हो जाता। आप सोचें उस समय वो किस सोच के लोग थे, चाहे वो कोर्ट साहब हों या 10 साल से 20 साल से सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के साइड से वकील हों। उसकी वो दो लाइनें कितनी महत्वपूर्ण थीं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई भी अधिवक्ता बगैर वकालतनामे के अंदर नहीं जाएगा। यह स्पष्ट नहीं लिखा था, लेकिन निष्कर्ष निकलता था, क्योंकि नीचे कंटेंट थे नहीं, केवल गेस लगाया जा सकता था। मैं आज के इस अपने वीडियो में उन अधिवक्ता साथियों का जिन्होंने उस दो लाइन को देखते ही ये निश्चित निष्कर्ष निकाला कि इसका निष्कर्ष ये भी निकलता है कि सामान्य अधिवक्ता के फॉर्म भरने की अहर्ता को अगर ऐसे कहें मजाक में, थोड़ा सा मजाकी लहजा शब्द लेते हैं, गैल भैंस या पानी में, तो उनका भी गया। हमारे पास फोन आए, इमीडिएट आए, और कई अधिवक्ता साथी तो इतने प्रौढ़ मस्तिष्क के हैं कि उन्होंने कहा सर आप फोन रखना मत, हम आपको इसी कॉल पर व्हाट्सएप पे आइए, पुराने नोटिफिकेशन दिखाते हैं। मैं उनका नाम अभी लेना उचित नहीं समझता, वो भी साथ में हर विद्यार्थी हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। उन्होंने व्हाट्सएप पे वो चीजें मुझे पुराने नोटिफिकेशन से रेक्टिफाई करके क्लियर करी कि आप ध्यान दें पुराने में ये वर्ड नहीं था। आप सोचें जो लोग अध्याचन में लगे हैं, हम आपकी तरह ही लोग हैं, इसी में से कोई एडीजे डीजे न्यायमूर्ति बनता है, उम्र 40 साल की है, 2006 से अनुभव है, 16 साल 17 साल क्रॉस कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में यह शरीर बैठ सकती है, परमात्मा कृपा हो। तो क्या इतनी समझ नहीं रखती कि सही क्या है, गलत क्या है, अति सूक्ष्म क्या है? मुझे पूरा क्लियर हो गया था, लेकिन कहूं तो कैसे कहूं? आप समझें, मुझे पूरा क्लियर हो गया था कि एपीओ को भी नाप दिया है। अगर उसी समय कोई अबाव दबाव याचिका वाचिका ना पड़ती तो गारंटी है एपीओ और पीओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सारे सरकारी वकील सबको नाप दिया था। इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता। थोड़ी देर के लिए यहां तो 76 और 79 तो नहीं लगेगा, तथ्य की भूल हो गई थी, और ना यहां न्यायोन्मत ना आबद्धता है, आईपीसी की बात कर रहा पुरानी, समझ रहे? यहां यह मसला नहीं है, यहां उस टेंडेंसी को शो करता है जो माननीय उच्च न्यायालय ने दृढ़ता के साथ तय किया। क्या एपीओ है तो क्या हुआ, समझना बात को, एपीओ है तो क्या हुआ? क्या 2 साल से एपीओ हैं तो आप तुरम खा होंगे? इसमें एक और संदेश छिपा, पीछे की वैकेंसी में जो एपीओ बनते ही एडीजे बने हैं उनको भी अच्छी नजर से नहीं देख रहा है वो। शिकायतियां तो मिली रही है सबकी,
कर क्या रहे हैं कौन? माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों से दुश्मनी थोड़े है। उसका मूल पर्पज ये है कि ऐसे लोग आए जो वाकई में शुद्ध प्रैक्टिशनर्स हों, और प्रैक्टिशनर्स वकील को ही ये पद देना है। परीक्षा उनकी थोड़ी कम ही हो लेकिन प्रैक्टिस अच्छी हो। इसको ध्यान में रख के सब नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन क्या पता था कि ये चीजें जो उनको ओवर आउट ऑफ नोटिफिकेशन करनी होती, वो दबाव में आकर पहले करनी पड़ जा रही हैं। अब एक और चीज, जब किसी ने सफाई मांगी नहीं थी, जब इस पर कोई सवाल उस पिटीशन में, मैं अब बात करूंगा थोड़ी देर अपने उस बहुत ही प्रिय अधिवक्ता साथी जो त्रिदीप नारायण पांडे जी हैं, लखनऊ से जो पिटीशन है जिस पर ये काउंटर लगाने के लिए ही, जब आप सुनें, अब सोचें, आप इसको भी समझें कि जिस दिन ये एक्सटेंड करने वाली डेट आई, ठीक उसी समय पर हमारे पास फिर रैंडम फोन आया। ना 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 सर, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट नया लाने के लिए हो रहा है। आप सोचें, उथली जानकारी रखने वालों का गुबार भरा समूह और अपने आप को चट्टान सिंह साबित करने की कोशिश। मैंने ज्यादा समय नहीं दिया, फोन तो रख दिया हमने, लेकिन यह बात मुझे हैरान करती है कि इस तरीके से बचकानेपन के साथ पदाधिकारी बनना शोभा देता है। और इससे बड़ा सवालिया निशान अभी और आगे लगने वाला है, कोई बचेगा नहीं। और ये कदापि मैं हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना करता हूं, इसको हमारा वीडियो पॉसिबल है, हाई कोर्ट के हमारे माननीय भी सुने, तमाम अधिवक्ता भी सुन सकते हैं, सबको छूट है, ओपन है ये। माफी चाहता हूं, मैं किसी को सलाह या अकल नहीं सिखा रहा, हम सिर्फ ध्यान खींच रहे कि ऐसा क्यों नहीं सोच सकते। आप यहां ध्यान दीजिए कि ये चीजें कि एपीओ और वो, तो ये अब स्पष्ट हो गया ना कि एपीओ पर भी छुरी लटकी थी। वो केस वो साहब के पास है, सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन है, वो बाद की बात है। लेकिन जो इसी 4-6 दिन पहले जो वीडियो में हमने कहा, घबराओ नहीं, शुक्र मनाओ कि फुल नोटिफिकेशन, हाँ, जिस दिन एक्सटेंड डेट आई थी उसी दिन हमने कहा था कि अगर इसी जगहिया पे फुल नोटिफिकेशन आया होता तो आज हम लोग तो शांत थे, एपीओ बहुराते। क्या वह तथ्य साबित होता है कि नहीं? लेकिन आप पाएंगे चुप्पी और खामोशी। देखिए, समझिए, अगर साधारण अधिवक्ता हैं, पीओ या एपीओ नहीं है तो भी, और हैं तो भी, उन बिरादरी की चुप्पी देखिए, तब भी वो खामोश, अब भी खामोश। उनको इस बात का गिल्ट हुआ कि वाकई में यार सारा ऐसा था। क्या आपको उसी पिटीशन को साबित करने के लिए अगर माननीय उच्च न्यायालय इस पर दृढ़ता के साथ निर्गत कर देता तो आप ना सुप्रीम कोर्ट तक जाते, या कम से कम डबल बेंच में यहां ना फाइट करते जैसा कि त्रिदीप नारायण पांडे जी कर रहे? क्या यह बात सत्य नहीं है कि उनकी ही पिटीशन में काउंटर लगाने के लिए अपने ही माननीय न्यायमूर्ति डबल बेंच में लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन मुकदमे के चलते वर्तमान सीजे, झुककर उनको सलाम करता हूं, उनकी ही देन है कि ये निकला है। मुझे ऐसा साफ फील होता है, क्योंकि बगैर उनके वो थे नहीं, जब पिटीशन हुआ वो थे नहीं, उसके बाद आके उन्होंने ओथ ली है। पूरा मामला देखा होगा, जो मेरी व्यक्तिगत समझ कहती है। अब इसमें गलतियां क्या हो रही हैं? विधिक त्रुटि का महापलंडर। पहली गलती वो कि नेचुरल जस्टिस के सारे थ्योरी को खंड खंड करते हुए अपने ही द्वारा जारी गई नोटिस में फिर से संक्षिप्त नोटिस तब जारी किया जब बीच में परिवर्तित रूल लगा दिया। पहली मिस्टेक वही। दूसरी, सबसे उससे भी बड़ी मिस्टेक ये कि जिस समय वो रूल एग्जीक्यूट कराया गया और स्टेट गवर्नमेंट से पास करवाया गया, उसके प्रोसीजर में चीफ का एक्टिंग होना बड़ा मेजर रोल अदा करता है। लीगलिटी वहां भी डिस्टर्ब। दूसरे, हम आप सभी से पूछते हैं, जब नोटिफिकेशन आउट हो गया तो इस तरीके से बार बार चेंज करना लाजमी है? क्लियरिफिकेशन अपने नोटिफिकेशन में दिया जाता है या संक्षिप्त में? यह भी एक चैलेंज का विषय बन गया। और ये जो नोटिस आ गई जिसमें किसी ने सफाई मांगी नहीं थी,
आप इसको तो नोटिफिकेशन में भी ओपन कर सकते थे। इसका संकेत बहुत बड़ा है। खास करके हमारे वो अधिवक्ता साथी जरूर निराश होंगे कि बंच तो कर दिया, लेकिन फिर भी 3 साल में हमारा बंच के साथ भी नहीं पूरा हो रहा। घबराएं नहीं। आप सभी लोगों के लिए ही आज का ये वीडियो है। ये वीडियो ना एपीओ के लिए है, न पीओ के लिए है, न उन बंच वकालतनामा प्राप्त करने वाले उन वकील साहिबान के लिए जिनके बंच केस पूरे हो जाते हैं, चाहे जिला कचहरी, चाहे तहसील, चाहे जिस अदालत से। आज का वीडियो स्पेशल उन बच्चों, अधिवक्ता बंधुओं, खासकर अधिवक्ता बहनों के लिए है जो बेचारी परेशान है कि सर ये कैसे हो पाएगा, अब भी कैसे हो पाएगा। हमने उनको सिर्फ इतना कहा, आप विचार करें, खुद अपना दिमाग लगाएं। हाई कोर्ट आपको अनुमति देता है कि 7 साल का आपका अनुभव है और आप एचजेएस बनने की अहर्ता रखते हैं, तो क्या आपको इतनी समझ नहीं कहती कि जो ये घटनाएं घट रही हैं ये भी विधि की ही हैं, ये भी प्रैक्टिस का विषय है, ये भी लॉ के लीगलिटी के पॉइंट को समझने और उससे निकलते हुए विचारों के आधार पर नए पॉइंट ऑफ व्यू रखने या नए पॉइंट तय करने के भी मार्ग निर्देशित करती हैं। तो आप पाएंगे बिल्कुल करती हैं, सीखने लायक चीज चल रही है। ऐसे समझे बहुत पुराने मसले हैं जिसमें जैसे अभी आज का देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के समय ये सदन में जो ये चंदा इकट्ठा होता है ना, उसके लेन देन का कोई ब्यौरा 102 और स्टेट में 194, ध्यान से सुनना, 105 आर्टिकल 194, ये जो सदस्यों को विशेषाधिकार मिला हुआ है विधानसभा में और लोकसभा, उसके चलते वो उस पर बहस नहीं की जा सकती थी, उसको कोर्ट में चैलेंज ने। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जबरदस्त सीजेआई, मैंने कल कहा था, इनको हल्के में मत लेना। माननीय न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ सर 2015-16 में जब टीएस ठाकुर सर सीजेआई थे, उस समय यहां सीजे थे, मुझे खूब याद है, मैं आया था मेडिएशन सेंटर में, मैं गया था खुद। उनका व्यक्तित्व निराला है, अपना कार्य करने का ढंग है, लेकिन इतना जानता हूं कि शख्स को अगर यह पता चल गया कि किसी भी अर्थ में यहां बेईमानी है तो टूक टूक हो जाए, लेकिन अपने जीते जी तो नहीं करने देंगे। और वही अवधारणा मैं लाइव मीडिया पे, लाइव वीडियो में अपने वर्तमान माननीय सीजे बंसल सर के प्रति प्रेषित करता हूं। जबरदस्त व्यक्तित्व है, भरोसा रखिए, थोड़ा समय लगेगा, मैं कह रहा हूं शनि का वर्ष है। और ध्यान दीजिए 4 के अंक पर जो सोमवार के दिन आया, और जिस समय मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मंगलवार की रात्रि के 1:15 हो रहे हैं, सुबह के भोर गए। ये कौन है? लेटे हुए हनुमान जी की महिमा है। कितनी होशियारी, कितनी चालाकी, कैसी बुद्धि, कैसा कुतर्क वितर्क लगाओ। आरो यारों में लगा, फेल हो गया, रद्द करनी पड़ी, पुलिस भर्ती रद्द करनी पड़ी। और उल्टा ये देखिए, बगल में भारत से, यूपी से पिछड़ा हुआ एक प्रकार से कह सकते हैं बिहार, वहां उल्टी माया बह रही है। वहां पेपर बड़े स्तर पे हो रहा है, लीक होने का सवाल है नहीं, वहां नौकरियां दी जा रही हैं। इस चीज का दबाव क्या इस एनडीए गवर्नमेंट पर नहीं पड़ेगी? तेजस्वी ने महारैली की है, हाहाकार मचा हुआ है बिहार में, उसका असर क्या उत्तर प्रदेश के नेताओं को नहीं दिखाई दे रहा है? वो खाली निरहुआ और क्या नाम है उनका जो गोरखपुर से लड़ते हैं, शुक्ला जी, इन लोगों को आगे कर देने से होगा? अरे आप इस पर ध्यान दीजिए, आपका तो नाम इसी बात पे है कि आप शिक्षित समाज को डिनोट करते हैं। आप नौकरी देने के लिए पारदर्शिता प्रदर्शित करेंगे, कोई और करेगा पहले? कोई बाजी आपके रहते कोई और मार ले जाए? आप इस पर काम कीजिए, समय रहते कीजिए, प्रशासनिक अमले को दुरुस्त कीजिए। अगर आपको ये जानकारी मिल रही है कि आपके प्रशासन के अंतर्गत अधिकारी ऐसे हैं जो विपक्ष की मदद कर रहे हैं, उन अधिकारियों की खटाई बना दीजिए, चटनी बना दीजिए उनको। पावर तो आप में पूरा है। मैं वर्तमान जो योगी बाबा सीएम है उनसे आग्रह करता हूं कि आप इस पर तत्काल कार्रवाई करिए, त्वरित करिए। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। इलेक्शन में जीतने के लिए आप जैसे हर रणनीति चल रहे हैं वैसे विपक्ष भी चल रहा है। ये पॉसिबल है कि जानबूझ करके इसमें वो कर्मचारी कुछ लिप्त हो, इसमें दबाइए मत,
नहीं, आपके बहुत नुकसान होगा। यहां पॉइंट पे बात करता हूं कि ये जो संक्षिप्त नोटिस आ गई है, जब ये काउंटर लगेगा, दिमाग दौड़ाइए, जब ये काउंटर लगेगा तो ये माननीयों की लाबी की तरफ से जो एजी साहब बचाव लेंगे, जैसे मेहरोत्रा साहब पिछली बार बचाव लिए कि पीआईएल बनते नहीं, क्या इसमें बचाव नहीं लेंगे? ये सवाल नहीं खड़ा होगा, क्यों दिया सफाई? सफाई की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल सफाई देने लेने का नहीं है, सवाल सीधा सीधा एक है, जिस समय आपने ये निर्गत किया और पास करवाया, क्या आप ये कर सकते थे? और जिस प्रोसीजर से आपने रूल कंप्लीट किया है, वो रूल उस प्रोसीजर को फुलफिल करता है? अगर यहां इस मुद्दे पर शायद कोई 10% अधिवक्ता होगा जो सोचा हो, लेकिन साफ शब्दों में कह रहा हूं, जब असली वर्डिक्ट आएगा तो अंत में क्या होगा जानते हैं? जैसे पुराना 20 में हुआ, 18 का तीनों हुआ, वैसे इस बार भी होगा। थोड़ा समय लगेगा, ये बीच में जो लुका छिपी चल रही है ये सब जाहिर हो जाएगी। लेकिन एक बात फिर दोहरा दूं, ये तो सत्य साबित हो गया कि जिन बच्चों ने वो नोटिस देखते ही कहा कि एपीओ पीओ सरकारी वकील किसी को नहीं बख्शा है, चाहे काली सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वहां, तो ऐसी अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये ना समझ के वजह से नोटिफिकेशन में ये वर्ड लिख दिए गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतने अबूझ, इतने ढिल इतने कमजोर लोग तो नहीं है वो इतनी बड़ी परीक्षा ग्रहण करें। वो बहुत सबसे बेहतर बुद्धि रखते हैं। मैं वो बीच में बात क्यों करने लगा उसकी, ये सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है वर्डिक्ट की, क्योंकि उसमें ध्यान दीजिए, उन नरसिम्हा राव वाले केस में 3 जजों की पीठ ने जजमेंट दिया था, तो क्या उनको नॉलेज नहीं था? उसको ओवर रूल किया सीजीआई सर ने, डीवाई चंद्रचूड़ सर ने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया 7 जजों की बेंच में। इसका मतलब किसी से गलती संभव है। तो वर्तमान में जो गलती हुई है दिसंबरवा में, उसको काहे इतना रबड़ जैसा खींच रहे? अभी भी मौका है। हम तो कहते हैं कि आप काउंटर कायदे से दे के खत्म कर दीजिए इसे। सीधा सरल हिसाब है भाई। रूल जब से लगा है 3 साल का समय दीजिए, उसके बाद अपना रूल रेगुलेशन लगाइए। काहे इसके पीछे बहुत पड़े हैं? क्या मिल जा रहा है इससे? और थोड़ी देर के लिए आज की नोटिस जो आपने स्पष्ट कर दी है, कितने लोग बचेंगे जो फार्म नहीं भर पाएंगे? यहां सवाल यह सहानुभूति का नहीं है कि कितने लोग भर पाएंगे, अब तो सब भर लेंगे या नहीं भर पाएंगे। यहां सवाल इसका बिल्कुल नहीं है मेरे अधिवक्ता भाइयों बहनों। सवाल यह है वो रूल उस समय लग सकता था या सही से लगा है या नहीं। मैं क्या कहता था कि रूल ही चैलेंज करने लायक है, वही किया है पांडे जी ने। तो निगाह बनाए रखिए, माननीय उच्च न्यायालय के हर दिशा निर्देश पर गरिमापूर्ण, शांतिपूर्वक विधि के पहलुओं को समझिए, सीखिए और अपने आप को तूरम खां मत बनिए। माननीय के प्रति माननीय वाला भाव रखिए, लेकिन यह ध्यान रखिए, बुद्धि में चालाकी मत घुसेड़िए। बुद्धि में सार्थकता और तार्किकता का मिश्रण कीजिए। कुतर्क वितर्क और हे भावना का, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को ऊंचा दिखाने वाले मानसिकता से बचिए। इस स्तर पे जब अपने आप को विकसित करेंगे तो ये सूक्ष्मताओं को पकड़ने वाले तत्व धीरे धीरे विधि के पहलुओं के साथ साथ आपके मानसिक अवशेषों में, अवचेतनों में विकसित होने लगते हैं। विधि के पहलुओं को समझिए। जरा सोचिए, थोड़ी देर इमेजिन कीजिए, ये जो सीजीआई साहब ने 7 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है, क्या इसी सरकार के वकील ने उस फैसले के बचाव में उन 3 न्यायमूर्तियों के पक्ष में बहस की होगी कि नहीं की होगी? इसमें तो केंद्र सरकार का हित था ना कि भाई हम चाहे जो चंदा फंदा लें, चाहे जो लें, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। रिश्वत हम चाहे जो लें, कोई चर्चा नहीं, और उसको क्वेश्चन किया है। साफ शब्दों में लिखा, पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, पूछा जाएगा आप लोगों से, झारखंड में भी पूछना ले, हालांकि पेपर बन चुका है। आज हमने 7वां टेस्ट पूरा किया, 8वां कल है आज की डेट में, मंगलवार के दिन। ये देखिए इत्तेफाक, 8वां और मंगलवार, ये भी परमात्मा की मर्जी, हम नहीं जानते। 8वां टेस्ट मुझे आज लेना है 8:30 से 10:30।
अगर जो बच्चे अधिवक्ता साथी अभी भी इंटरेस्टेड हैं जुड़ सकते हैं। तो हम सभी अधिवक्ता साथियों, अधिवक्ता बहनों से यही कहूंगा कि अगर आप सब मान लीजिए, पहली बात तो मुझे जो लगता है मैं उसको शेयर कर दूं। मुझे नहीं लगता कि एक गलती तो हो गई है, दो हुई, तीसरी ये थी जो आज नोटिस आ गई, चौथी गलती ये ना करे माननीय उच्च न्यायालय कि फिर 15 के पहले फुल नोटिफिकेशन आउट कर दे। अगर ये चौथी गलती की तब नोटिफिकेशन भी चैलेंज होगा। अभी थोड़ा सा ढका हुआ है क्या, अभी चाहें तो काउंटर कायदे से करने के लिए एक बार ये डेट और एक्सटेंड कर दें, 16 मार्च के बजाय 16 अप्रैल कर दें। भगवान जाने जो करें वो सक्षम है करें। लेकिन हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है विधि के सेल से कि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें मतलब मान मर्यादा अपनी रखनी है अपने ही बेंच के सामने, तो इसका छीछा लेदर ना करें। कोई अर्थ नहीं है इसका। अंत में वही आपको करना पड़ेगा जो बहुत शुरू में, जो आप बड़े अच्छे मन से शुरू किए थे। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ये कैसे, मतलब वो कहते नहीं जो हो जाता है तब हो जाता है। फिर भी आज के नोटिस पर जो आई है उसमें राहत इस बात की है कि इंडिविजुअल का वो जो काला राक्षस घूम रहा था, जो एकदम पूरा खाए जा रहा था, उसमें शिथिलन दिखा है। लेकिन हम या किसी भीड़ को या किसी भी अधिवक्ता साथी को खुश करने का सवाल नहीं है, आपके रेगुलेशन के लागू करने के विधिक पहलू का प्रश्न है। अरे भाई, किसको हाथ पकड़ लेंगे? कोई भी अधिवक्ता इस पर रेट लगा देगा ना। हम आप दो चार लोग नहीं, लेकिन कोई, सबको अधिकार है कि कैसे लगाया। लड़िए, तो जब लड़िए तो डिले, डिले तो रिले, यही होगा। अभी मुझे आसार नहीं दिखाई देते। ये मंच लगाने, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन में अगर जाहिर किया तो फिर वहां तमाशा होने वाला है। एज वाला अलग ही मुद्दा पड़ा है। लक्षण सही नहीं है, लेकिन आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। और सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी से है, वर्तमान सीजे भंसाली सर से और वर्तमान सीजेआई सर से। मैं फिर वीडियो बंद करने के पहले यह कहना चाहूंगा, विरोधी या जुगाड़ी या गलत ढंग से अंदर आने वाले अब की बार तैयार रहें। ये 2018 पार्ट 3 की रिपीटेड परीक्षा नहीं होगी, जब भी होगी। और ये 2020 की वो परीक्षा नहीं होगी जो योग्य नहीं है फिर भी अपने आप को तूरम खा मानता है। ये मिसाल स्थापित करेगा। इसके पहले जो माथुर सर थे सीजीआई, जिसके समय 18 फर्स्ट सेकंड हुआ था, एकदम प्योर एग्जाम हुआ, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में रंजन गोगोई सर सीजीआई थे, उस समय भी एक था, जल्दी में चूंकि हुआ इसलिए रिपीटेड पूछा गया, उनकी भी मजबूरी थी, समझा जा सकता है। लेकिन 20 यहां से नीचे ना जाता। और यह भी कह रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ, फिर एक बार हम लोगों का सौभाग्य है और लेटे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद है कि जो सीजे बना के भेजा गया है जिनको, बहुत ही प्योर इंसान। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि विधि के सारे पहलुओं पर सार्थक विमर्श के बाद देखिएगा एग्जाम कैसे होता है। और मुझे पूरा यकीन है पहली बार शायद उच्चतर न्यायिक सेवा के इतिहास में ऐसा होगा कि 83 की 83 सीट पेवर ढंग से भर जाएगी, चाहे अगला साल लग जाए, डिले कुछ भी हो जाए, लेकिन भरा जाएगा ईमानदारी से, सबको प्री देने के लिए मिलेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ, और पीसीएस के अपने छात्रियों के साथ कि मंगलवार के 2 बजे के बाद आपकी कभी भी नोटिस टलने वाली आ सकती है, या कुछ रात भर में और गुड़ पका तो आपका प्रवेश पत्र आ सकता है। लेकिन अभी मैं, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो प्रशासनिक परीक्षा नियंत्रक की स्थिति, वर्तमान गवर्नमेंट की कसमकस, बिहार का राजनीतिक परिदृश्य का दबाव, कई बातों को अगर मिक्स करके देखेंगे तो इस बात की परम संभावना है कि आप लोगों का पीसीएस 2024 जून में चला जाए। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान से समझना सोचना, इसमें किसी की तौहीनी की बात नहीं है, समझ विकसित कीजिए। मैंने कितने दफे अंदर कहा कि हल्ला मचाने से नहीं होता। प्रशासनिक पावर में प्रशासनिक क्रियाविधि को समझने की कोशिश कीजिए। अधिकारी बनने जा रहे हैं, ऐसे आप एडीजे बनने जा रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के संभावित पक्षों को अपना साथी मानते हुए, अपना सम्मानीय मानते हुए समझें।
किसी भी व्यक्ति से, चाहे अधिवक्ता हो, न्यायमूर्ति हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, कार्यपालिक अधिकारी हो, साधारण अधिवक्ता हो, पीओ हो, एपीओ हो, किसी से वैमनस्यपूर्ण, उद्वेलनपूर्ण बातचीत न करें। सीखने की कोशिश करें और अपने आप को होशियार न समझें। ठीक, आज की बात पूरी, आधा घंटा पूरा लेटे हुए हनुमान जी के द्वारा ही बोला गया ये शब्द मानते हुए, मैं अपना नहीं, मेरी कोई बुद्धि नहीं, मेरा कोई साधारण शक्ति नहीं, ये वही बुलवार है शायद। मैं सारी बातें अपने सीजे के सामने सर झुकाते हुए कि हे माय लॉर्ड, इस वैकेंसी को मिसाल बना दीजिए, मजा आ जाएगा कसम से, और आप ऐसा कर सकते हैं। आज का वीडियो बंद करता हूं, कल फिर मिलूंगा। जो कुछ घटेगा, जो नई सूचनाएं आएंगी, आप लोग का इस वीडियो का बड़ा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हर व्यक्ति को फोन पे समझाया नहीं जा सकता इतनी बातें। अब आधा घंटा आप अपने चाहे जब सुन लें और समझ लें। ठीक है, प्रतिक्रियाओं से बचें, मुझे फोन करने से बचें। हमारा बहुत बिजी प्रोसीजर चल रहा है। झारखंड की सीरीज कवर होते ही हमें क्लासेज के लिए, बल्कि क्लासेज अपनी रोक के मैं करा रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है। ठीक है, तो चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए सभी अधिवक्ता साथियों का, सभी पदाधिकारी गणों का, हमको सुन रहे सिविल के सारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव मित्रों का। जय श्री राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।